राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखंड के तत्वावधान में कक्षा 7 की गणित कक्षा में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। इस कक्षा में हम लोग अध्याय 5 रेखा और कोण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने चर्चा की पूरक कोण क्या होते हैं, संपूरक कोण क्या होते हैं, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, रेखाखंड क्या होते हैं, रेखाएं क्या होती हैं और किरणें क्या होती हैं। आइए आज हम चर्चा करेंगे आसन्न कोणों की, रैखिक युग्मों की, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों की, तिर्यकछेदी रेखाओं की और तिर्यकछेदी रेखाओं द्वारा निर्मित होने वाले कोणों की। सबसे पहले हम कोणों की बात हो रही है, थोड़ा कोण के बारे में रिकॉल कर लेते हैं। ये दो किरणें हमारे पास हैं। जब ये किरणें एक दूसरे को मिलती हैं तो एक कोण का निर्माण होता है। जैसे हम यहां पर देख रहे हैं, किरण AB और किरण CB परस्पर एक दूसरे को B बिंदु पर मिलती हैं और यहां पर एक कोण का निर्माण करती हैं। अब बात करते हैं हम कोण की। यहां पर दो किरणें AB और CB परस्पर एक दूसरे को B बिंदु पर मिल रही हैं और यहां पर एक कोण का निर्माण हो रहा है। इस कोण को आखिर कोई नाम तो मिलना ही चाहिए, तो इस कोण को हम नाम दे सकते हैं कोण B। यह कोण का चिन्ह है। इसी प्रकार से हम इसे एक और नाम दे सकते हैं, कोण ABC। इसे एक और ढंग से नाम दिया जा सकता है, कोण CBA। एक बात यहां पर देखने लायक है कि जिस बिंदु पर कोण बन रहा है, अर्थात जो शीर्ष है, वह हम लोगों ने बीच में लिया है। या तो सिंगल वही बिंदु लिया है या फिर हमने उस बिंदु को जिस पर कोण का निर्माण हो रहा है उसे हमने बीच में रखा है। यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम इसे कोण CAB लिख दें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। जिस बिंदु पर कोण का निर्माण हो रहा है उस बिंदु को बीच में रखना आवश्यक है। आइए अब हम कोण और उसके अंगों की बात करते हैं। कोण के बारे में हमने लिखना आ गया हम लोगों को। आइए अब हम कोण और उसके अंगों की बात करते हैं। यहां पर दो किरणें परस्पर B बिंदु पर मिल रही हैं जो कि एक कोण का निर्माण कर रही हैं। कोण ABC का निर्माण कर रही है। इस कोण के कुछ भाग हैं, कुछ अंग हैं। जैसे B है, यहां पर B है, इसे हम इस कोण का शीर्ष कहते हैं। बिंदु B इस कोण ABC का शीर्ष है और ये जो दो भुजाएं हमें दिखाई दे रही हैं, यह भुजा और यह भुजा, ये इस कोण की भुजाएं हैं। तो इस कोण की भुजा हुई AB और BC। तो हम कह सकते हैं कोण के अंग शीर्ष और उसकी दो भुजाएं होती हैं। आइए अब हम बात करते हैं आसन्न कोणों की। चित्र में हमें दो कोण दिखाई दे रहे हैं और ये दोनों कोण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और जुड़ने के कारण क्या है कि इन दोनों कोणों का एक ही शीर्ष है, अर्थात उभयनिष्ठ शीर्ष है। जो इस कोण का शीर्ष है वही इस कोण का शीर्ष है। एक और बात है, इस कोण की ये वाली भुजा और इस कोण की ये वाली भुजा, अर्थात यह भुजा
इस कोण की भी भुजा है और इस कोण की भी भुजा है। आइए अब हम विस्तार से आसन कोण को समझते हैं। आसन कोण कोणों का ऐसा युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, अर्थात जिनका एक ही शीर्ष हो, जैसे कि यहां पर है O। इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है। नंबर 2, एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो, दोनों कोणों की एक भुजा हो, वह पहले वाले कोण की भी भुजा हो और दूसरे वाले कोण की भी भुजा हो, जैसा कि हम यहां पर OC को देख रहे हैं। OC इस कोण, एक कोण यह AOC है और दूसरा कोण BOC है। अगर हम कोण BOC की करें तो इसका शीर्ष O है और इसकी भुजाएं OB और OC हैं। इसी प्रकार से अगर हम AOC की बात करें तो इसका भी शीर्ष O ही है और इसकी भुजाएं OA और OC हैं। अब हम आसन कोण को विस्तार से समझते हैं। यहां पर यह चित्र दिया गया है और दो कोण एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कोण AOC की, कोण AOC में हम देख रहे हैं इसका जो शीर्ष है वह है बिंदु O और इसकी जो भुजाएं हैं वो हैं OA और OC, दो भुजाएं हैं। अब हम बात करते हैं कोण BOC की। कोण BOC का शीर्ष भी O है और जो भुजाएं हैं वे क्या हैं? OB और OC। यहां हमने क्या पाया? इन दोनों कोणों का शीर्ष एक जैसा ही है, उभयनिष्ठ है और इनकी एक भुजा कॉमन है। देखिए इसकी भी भुजा OC है, इसकी भी भुजा OC है और ये जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं, ये इस भुजा OC के दोनों ओर है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोणों का ऐसा युग्म जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो, एक उभयनिष्ठ भुजा हो और जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं हैं वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हों। अगर यह स्थिति दो कोण पूरी करते हैं तो वे दो कोण आसन कोण होंगे। आइए अब हम चर्चा करेंगे कि जो दिए गए कोण हमारे पास हैं वे आसन होंगे या नहीं होंगे। जैसे कि हम यहां पर चित्र में देख रहे हैं, एक आकृति है, यहां पर दो कोण हैं। एक कोण यह है, कोण 1, इसे हम नाम दे देते हैं कोण 2। अब ये कोण आसन होंगे या नहीं होंगे? ये आसन तभी जाकर होंगे जब ये आसन कोण होने की शर्तों को पूरा करेंगे। आइए देखते हैं आसन कोण होने की शर्तें क्या होंगी। सबसे पहली बात है कोणों का युग्म होना चाहिए, अर्थात दो कोण होने चाहिए। जी हां, यह आकृति इस शर्त को पूरा करती है। अगली शर्त है एक उभयनिष्ठ शीर्ष। तो क्या इन दोनों कोणों का उभयनिष्ठ शीर्ष है? जी हां, यह एक उभयनिष्ठ शीर्ष है, अर्थात यह आकृति यानी ये दो कोण इस शर्त को भी पूरा करते हैं। अगली शर्त है एक उभयनिष्ठ भुजा। क्या इनकी एक उभयनिष्ठ भुजा है? तो हम यहां पर यह पाते हैं, जी हां, यह वाली भुजा इन दोनों कोणों की उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात ये दो कोण इस शर्त को भी पूरा करते हैं। अब है आखिरी शर्त। देखते हैं कि क्या वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है या नहीं है। जी हां, ये भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के इस ओर है और ये भुजा इस उभयनिष्ठ भुजा के इस ओर है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोण 1 और कोण 2 कैसे कोण हैं? आसन्न कोण हैं। आइए अब हम अगली आकृति को देखते हैं कि क्या
इस आकृति में दिए गए कोण आसन कोण हैं या नहीं है। इन सब के लिए भी वही शर्तें होंगी जो पहली वाली आकृति के लिए थी। कोण युग्म दो कोण होने चाहिए। जी हाँ, हमें यहाँ पर दो कोण दिखाई दे रहे हैं, एक कोण यह है और एक कोण यह है। पहली शर्त तो यह आकृति अर्थात ये दो कोण पूरा करते हैं। अब देखते हैं एक उभयनिष्ठ शीर्ष वाली शर्त को। अब अगर हम यहां पर गौर से देखें, इस कोण एक का शीर्ष यह है और इस कोण दो का शीर्ष यह है, यानी यहां पर दो शीर्ष हुए। तो एक उभयनिष्ठ शीर्ष तो नहीं है ना, अर्थात यह इस शर्त को पूरा नहीं करता। और जब इन सारी शर्तों में से अगर कोई एक शर्त भी पूरी नहीं हो रही है तो ये कोण आसन्न नहीं हो सकते। अर्थात हम यहां पर कह सकते हैं कोण 1 व 2 आसन्न कोण नहीं है। आइए अब हमारे पास एक और आकृति है जिसमें हमें दो कोण दिखाई दे रहे हैं और हमारे लिए प्रश्न है कि क्या ये दो कोण आसन्न कोण है या नहीं है। तो हम यहां पर यह देख रहे हैं, इस कोण का शीर्ष यह है और इस कोण का शीर्ष यह है, अर्थात यहां पर दो शीर्ष हैं। तो यह शर्त तो पूरी नहीं हुई, इसलिए हम यह कह सकते हैं कोण 1 व कोण 2 आसन्न कोण नहीं है। आइए पुनः हमारे पास एक आकृति है और इस आकृति में हमें यह बताना है कि जो दर्शाए गए कोण हैं ये आसन्न कोण हैं या नहीं है। कि यहां पर दो कोण हैं, इस कोण का शीर्ष यह है और इस कोण का शीर्ष भी यही है। कोण युग्म है, उभयनिष्ठ शीर्ष है, उभयनिष्ठ भुजा, इस कोण की भुजा इस कोण की भी भुजा है और इस कोण की भी भुजा है। जी हाँ, उभयनिष्ठ भुजा भी है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर हैं। जी हाँ, अगर हम देखें ये भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, ये उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन क्या है, ये इस उभयनिष्ठ भुजा के दोनों ओर है। अर्थात यह आकृति अर्थात ये दो कोण इन सारी शर्तों को पूरा करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। आइए अब हम आसन्न कोणों की बात करें। अगर हम देखें तो यहां पर तीन कोण हैं। एक यह बड़ा कोण है, कोण AOB, और ये जो दो कोण हैं, कोण AOC और कोण BOC, इस ही कोण AOB के हिस्से हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि यह AOB दो भागों में बंट गया, और वह किस रूप में बटा? कोण AOC और कोण BOC के योग के रूप में कटा। तो हम ये कह सकते हैं कि कोण AOC और कोण BOC का योग कोण AOB के बराबर होगा। आसन्न कोणों में से हमें एक कोण ज्ञात हो और उन दो आसन्न कोणों का योग अगर हमें ज्ञात है तो हम आसानी से दूसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहीं से ही निकालना चाहें तो कोण AOC बराबर यह कोण AOC बराबर, हम क्या करेंगे, इस बड़े कोण AOB में से अगर हम कोण BOC निकाल दें या घटा दें तो हमें कोण AOC ही प्राप्त होगा। कोण AOC बराबर कोण AOB माइनस कोण BOC। इसी प्रकार से अगर हमें कोण BOC ज्ञात करना हो, अगर हमें कोण AOB ज्ञात है तो हम क्या करेंगे, और AOC ज्ञात है तो हम AOB में से कोण AOC का मान घटा देंगे, हमें कोण BOC प्राप्त हो जाएगा। अब हमारे पास एक प्रश्न है, हमें यहां अज्ञात कोण ज्ञात करना है। अगर हम इन दोनों कोणों को यहां पर देखें, ये दोनों कोण आसन्न कोण हैं। जैसे कि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं
कि अगर हमें दोनों आसन्न कोणों में से एक आसन्न कोण ज्ञात हो और दोनों आसन्न कोणों का योग ज्ञात हो तो हम दूसरा आसन्न कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर इन दो आसन्न कोणों का योग 135 अंश ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इस बड़े कोण का ही हिस्सा हैं, अर्थात इनका योग इसके मान के बराबर होगा। अब यहां से हम x का मान ज्ञात कर देते हैं। x बराबर 135 अंश ऋण 1 अंश बराबर, अर्थात x बराबर 80 अंश। इस प्रकार से हम अज्ञात कोण ज्ञात करेंगे। देखिए, हमारे पास एक सरल रेखा है और यहां पर एक बिंदु है। इस बिंदु को हम नाम O दे दें। हमें यह ज्ञात है कि किसी बिंदु के चारों ओर 360 अंश का कोण अंतरित होता है। अब हमने इस बिंदु को दो भागों में बांट दिया। ये रेखा खींचने के बाद हमने इस बिंदु को दो भागों में बांट दिया। कहने का अर्थ है, अगर यहां पर पहले 360 अंश का कोण अंतरित हो रहा था, उस 360 अंश को हमने दो भागों में बांट दिया, तो हम कह सकते हैं कि इस ओर बिंदु पर रेखा के इस ओर 180 अंश का कोण बनेगा और इस ओर 180 अंश का कोण बनेगा। तो हम यह कह सकते हैं, सरल रेखा में किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनता है। आइए अब हम बात करते हैं रैखिक युग्म की, अर्थात लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर या रैखिक युग्म, एक तरह से हम आसन्न कोणों की ही बात कर रहे हैं। ऐसे आसन्न कोण जिनका योग 180 अंश होगा, हम उन्हें रैखिक युग्म कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं, आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनका योग 180 अंश होता है, रैखिक युग्म कहलाता है। आइए अब हम आसन्न कोण को दूसरे ढंग से भी परिभाषित करते हैं। आसन्न कोण ऐसा कोण युग्म जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये उभयनिष्ठ नहीं है। ये दोनों भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, वे एक सीधी रेखा बनाते हैं। अगर वे एक सीधी रेखा बनाते हैं तो ऐसे कोण युग्म रैखिक युग्म कहलाएंगे। अब हम रैखिक युग्म को अपनी तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि रैखिक युग्म संपूरक होते हैं। रैखिक युग्म अगर संपूरक कोण होते हैं तो क्या संपूरक कोण रैखिक युग्म होते हैं? अब प्रश्न यह उठता है। आइए देखते हैं। जैसे कि हमने बात की 120 अंश और 60 अंश, ये दोनों संपूरक कोण हैं। लेकिन क्या ये रैखिक युग्म है? तो इसके लिए फिर वही शर्तें हैं कि क्या इनका उभयनिष्ठ शीर्ष है, जो कि हम देख रहे हैं नहीं है। इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, यानी यहां पर दो शीर्ष हैं। इसलिए ये रैखिक युग्म नहीं हो सकते। इसका मतलब संपूरक कोण रैखिक युग्म होंगे ही नहीं होंगे। अगर ये आपस में आसन्न कोण के रूप में है तो होंगे। अगर ऐसा हो जाए, अगर यह 60 अंश इस प्रकार से यहां पर हो, तो हम कह सकते हैं, क्योंकि अब ये दोनों कोण आसन्न कोण हो गए। ये दोनों कोण आसन्न कोण है, इनका अब एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो गया है, तो हम कह सकते हैं अब ये दोनों कोण 120 अंश और 60 अंश रैखिक युग्म होंगे। आइए अब हम रैखिक युग्म को दूसरी तरह से भी समझते हैं कि रैखिक युग्म क्या होते हैं। आसन्न कोणों का ऐसा युग्म जिनकी वे भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं, ये दो आसन्न कोण हैं और इनकी ये वाली भुजा, ये भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है। अगर ये दोनों भुजाएं एक सीधी रेखा में हैं, आसन्न कोण है और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं एक सीधी रेखा में हैं, तो फिर हम इन्हें रैखिक युग्म कहेंगे। अब हम रैखिक युग्म को बनाकर भी देखते हैं, किस किस तरह से हम रैखिक युग्म को बना सकते हैं या देख सकते हैं। जैसे हमारे पास यह रेखा है और हम यहां पर
किरण को हम यहाँ पर डालते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दो कोण हैं, ये दोनों कोण आसन कोण हैं और इन दोनों की जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वे एक सीधी रेखा में है, इसलिए हम इन दोनों कोणों को रैखिक युग्म कहेंगे। जैसा कि हम बात कर चुके हैं कि रैखिक किसी रेखा में किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर बनने वाला कोण ठीक 180 अंश का होता है। अब अगर यहाँ पर ये एक सीधी रेखा है तो यह हमेशा हमें ध्यान रहे कि इस बिंदु पर रेखा के एक ओर ठीक 180 अंश का कोण बनेगा, 100% बनेगा। वो फिर चित्र भले ही रेखा ऐसे में हो, ये तब भी रैखिक युग्म है और शर्त यही है ये दोनों भुजाएं एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। आइए अब यहां पर हमें y का मान ज्ञात करना है। हम यहां पर देख रहे हैं कि ये 120 अंश और y, ये दोनों कोण, एक यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण आसन कोण हैं और वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है वे एक सीधी रेखा में हैं, तो ये रैखिक युग्म हुए। अभी हमने जैसे कि पीछे देखा कि किसी भी सीधी रेखा पर किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनता है। ऐसी दशा में यहां पर भी इन दोनों कोणों की मापों का योग कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए। अब अगर हमें यह पता है तो हम आसानी से इस y की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। y की वैल्यू को हमने कैसे ज्ञात करना? हम टोटल एंगल में से हम इस वाले एंगल को घटा देंगे, अर्थात हम 180 में से 120 अंश घटा देंगे, जो कि y का मान होंगे, अर्थात 60 अंश। तो हम कह सकते हैं यहां पर y का मान 60 अंश। आइए अब हम ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण की बात करते हैं, जिन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। यहां पर एक रेखा L और M है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं। ऐसी दशा में यहां पर चार कोणों का निर्माण हो रहा है। चार कोणों का निर्माण हो रहा है, ये कोण इस प्रकार से, यह कोण और यह कोण। इन कोणों की एक विशेषता है कि इस कोण के सामने सम्मुख यह कोण है और इसी प्रकार से इस कोण के सम्मुख यह कोण है। ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण युग्म हुए। ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण युग्म हुए या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हुए। हमारे पास वही दो रेखाएं हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसमें हमने देखा यहां पर कोण एक, ये कोण एक है, कोण दो, ये कोण 3 और कोण 4। इस प्रकार से कोण 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण हैं और कोण 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण हैं। और जब कभी भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों तो शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कोण 1 सदैव कोण 3 के बराबर होगा, कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण परस्पर समान होते हैं। अगर यह कोण 60 अंश का है तो यह कोण भी 60 अंश का होगा। आइए अब इस चित्र में हमें x और y का मान ज्ञात करना है। देखिए फिलहाल हम इस x को भूल जाते हैं, तो हम यहां पर पाएंगे दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं और ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण या ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण या फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और अभी हमने पढ़ा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स शीर्षाभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं। इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं y बराबर 135 अंश। y का मान तो आसानी से निकल गया। अब बात आती है x का मान ज्ञात करने की। गणित में हमें कई बार कुछ चीजें अपने आप से भी करनी होती हैं। जैसे यहां पर है, हम अपनी सुविधा के लिए इस चित्र को घुमा भी सकते हैं। अगर हमें लगता है कि किसी एक हिस्से को हाइड करना है, छुपाना है, हम लोग वो काम भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये कोण x कैसे ज्ञात होगा।
तो मैं क्या करता हूं, इस वाले भाग को मैं हटाने का प्रयास करता हूं। देखिए, अब हमारे पास ये दोनों कोण रैखिक युग्म हुए। ये दोनों आसन कोण हैं और एक तरह से ये एक सीधी रेखा है और हमें यह पता है सीधी रेखा के किसी बिंदु पर रेखा के एक ओर 180 अंश का कोण बनता है। ये टोटल कोण होगा 180 अंश का। अब शायद हम लोगों को बहुत आसानी हो जाएगी x का मान ज्ञात करने के लिए। अब हमें x का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, 180 अंश में से 135 अंश घटाएंगे जो कि हमें प्राप्त होगा 45 अंश। तो हम कह सकते हैं कि यहां पर x का मान 45 अंश तथा y का मान 135 अंश है। आइए अब हम बात करते हैं तिर्यक छेदी रेखा की। ऐसी रेखा जो दो अन्य रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। जैसे कि हमारे पास यहां दो रेखाएं हैं, रेखा L और रेखा M। इन दोनों रेखाओं को कोई एक तीसरी रेखा, तिर्यक रेखा, इनको प्रतिच्छेद करती है इस तरह से, रेखा M। तो यह जो रेखा कहलाई जाएगी तिर्यक छेदी रेखा कहलाई जाएगी, अर्थात ट्रांसवर्सल। जब यह तिर्यक छेदी रेखा इन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो इस रेखा के द्वारा 8 कोणों का निर्माण होता है। अब ये 8 कोण अगर हम इन्हें प्रदर्शित कर पाए तो वे 8 कोण होते हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। इस प्रकार से 8 कोणों का निर्माण होता है। अब ये जितने भी कोण हमें दिखाई दे रहे हैं इनको विशिष्ट नामों से पुकारा गया है। आइए अब हम इन कोणों के बारे में जानते हैं कि ये कोण कौन कौन से होंगे। तो हमारे पास ये जो कोण होंगे ये होंगे अंतः कोण, बाह्य कोण, संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण और सह अंतः कोण, जिन्हें हम क्रमागत अंतः कोण भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब एक तिर्यक छेदी रेखा दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो अंतः कोण कौन कौन से होते हैं। अंतः कोण होते हैं ये, अर्थात जिन दो रेखाओं को प्रतिच्छेद किया जा रहा है इस तिर्यक छेदी रेखा द्वारा, उन दोनों रेखाओं के बीच वाले जो कोण है, जो अंदर है इन रेखाओं के अंदर, ये अंतः कोण कहलाते हैं। और अगर हम बात करें बाह्य कोणों की तो इन दोनों रेखाओं के बाहर निर्मित होने वाले कोणों को हम बाह्य कोण कहेंगे। आइए अब हम बात करते हैं संगत कोण युग्म। दो कोणों की बात हो रही है, जोड़े की बात हो रही है। संगत कोण, कौन कौन से कोण संगत कोण होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि ये तिर्यक छेदी रेखा है और तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर का भाग ये है और तिर्यक छेदी रेखा के दूसरे ओर का भाग ये है। और इस तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर, तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर एक रेखा के बाहर का कोण, बाह्य कोण, और दूसरी रेखा का अंतः कोण, ये दोनों कोण संगत कोण युग्म होंगे। अगर हम इन कोणों को नाम दे दें, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8, तो और सरल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अंतः कोण, संगत कोण युग्म जो होंगे वो होंगे कोण 2 व कोण 6, संगत कोण युग्म, पहला युग्म। फिर अगला, पहले तो हमने इस रेखा के बाहर का कोण लिया, अब हम इस रेखा का अंदर का कोण और इस रेखा के बाहर का कोण, तिर्यक छेदी रेखा के इस ओर, अर्थात कोण 4 और
कोण 8, ये भी संगत युग्म है। अब हम इस रेखा के दूसरी ओर की बात कर लेते हैं, इस ओर की बात कर लेते हैं। इस रेखा के ऊपर का कोण अर्थात बाह्य कोण और इस रेखा का अंतः कोण, वह कोण 5। फिर इस रेखा के लिए अंतः कोण कोण 3 और इस रेखा के लिए बाह्य कोण कोण 7। अर्थात हमारे पास 4 संगत कोण युग्म होते हैं। बाहर अंदर, अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण युग्म। अंतः अंदर के कोणों की बात हो रही है, अर्थात हम कह सकते हैं इस कोण की, इस कोण की, इस कोण की, इस कोण की, इन 4 कोणों की बात हो रही है। अब वो भी कैसे? ये कोण और ये कोण, हम इनको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये एकांतर अंतः कोण होते हैं। अगर हम इनका नाम कोण 1 ऐसे नाम दे दें तो हम कह सकते हैं यहां पर जो एकांतर अंतः कोण युग्म होंगे, कोण 3 व कोण 6, कोण 4 व कोण 5 होंगे। ये एकांतर अंतः कोण युग्म। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण युग्मों की। अब बाहर के कोणों की बात करेंगे हम। अभी तो हमने अंदर के कोणों की बात की, अब हम बाहर के कोणों की बात करेंगे। तो बाहर के कोण कौन कौन से हैं? बस आप एक बात का ध्यान रखना, यानी कोण 2, कोण 7, कोण 1 और कोण 8, ये हमारे एकांतर बाह्य कोण युग्म होंगे। आइए अब हम सह अंतः कोणों की बात करते हैं। सह अंतः कोण, बात अंदर के अंतः कोणों की ही हो रही है, अर्थात इस कोण की, इस कोण की, इस कोण की, इस कोण की बात हो रही है। तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के अंतः कोण, जितने भी कोण हैं, अर्थात यह कोण और यह कोण, ये दोनों कोण सह अंतः कोण होंगे। इसी प्रकार से तिर्यक छेदी रेखा के इस ओर के ये कोण और ये कोण, अगर यह कोण 3 है, यह कोण 4 है, यह 5 है, यह 6 है, कोण 3, कोण 5 और कोण 4, कोण 6, ये सह अंतः कोण है। आइए अब हम, अभी तो हमने बात की कि जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, लेकिन अब बात हो रही है जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो तब क्या होता है? वही कोण होंगे, निर्माण उन्हीं कोणों का होना है, संगत कोण होंगे, एकांतर अंतः कोण होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे, सह अंतः कोण होंगे, लेकिन अंतर क्या आएगा? आइए देखते हैं। हमने जो बात की थी कि संगत कोण, तो संगत कोण युग्म के दोनों कोण परस्पर समान होते हैं। जैसे कि हमने यहां पर बताया था, ये कोण 2 और ये कोण 6 है। कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण हैं। ऐसी स्थिति में जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ऐसी स्थिति में संगत कोण परस्पर समान होते हैं, अर्थात जो कोण 2 का मान होगा वही कोण 6 का मान होगा। इसी प्रकार से जो कोण 4 का मान होगा वही कोण 8 का मान होगा, क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। इन्हें हम प्रैक्टिकली कर सकते हैं आसानी से। इसी प्रकार से कोण 1 और कोण 5 ये भी संगत कोण है, ये भी आपस में बराबर होंगे। कोण 3 और कोण 7
ये भी संगत कोण है, अर्थात कोण 3 और कोण 7 परस्पर समान होंगे। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर अंतः कोण युग्मों की। यहां पर भी एकांतर अंतः कोण युग्म के दोनों कोण परस्पर समान होंगे। जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, ये दोनों एकांतर अंतः कोण हैं। जो मान इस कोण का होगा वही मान इस कोण का होगा, और जो मान इस कोण का होगा वही मान इस कोण का होगा, क्योंकि ये दोनों युग्म एकांतर अंतः कोण युग्म है। आइए अब हम बात करते हैं एकांतर बाह्य कोण युग्म की। इसमें भी वही बात होगी, जैसे एकांतर अंतः कोण युग्म के दोनों कोण परस्पर समान होते हैं, इसी प्रकार से एकांतर बाह्य कोण युग्म के दोनों कोण परस्पर समान होते हैं। जैसे यह कोण और यह कोण ये आपस में समान होंगे, इसी प्रकार से यह कोण परस्पर समान होंगे, क्योंकि ये एकांतर बाह्य कोण युग्म है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। आइए अब हम बात करते हैं फाइनली सह अंतः कोण युग्म की। जब ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं और इनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो तब जाकर सह अंतः कोणों का अर्थात तिर्यक छेदी रेखा के एक ओर के दोनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। इन दोनों का योग, इस कोण का और इस कोण का योग 180 अंश होता है। आइए अब हम देखते हैं, अभी हमने जो कुछ भी सीखा, चेक करें अपने आप को कि क्या हम कुछ समझ भी पाए कि नहीं समझ पाए। यहां पर दो रेखाएं हैं जिनको एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, ये दिखाई दे रहा है। यह कोण 110 अंश का है और यह कोण 70 अंश का है। हमें यह जांच करनी कि क्या रेखा ए और बी समांतर हैं या नहीं है। आइए देखते हैं। यहां पर हमें केवल अगर हम देखें तो दो कोण दर्शा गए हैं और ये दो कोण सह अंतः कोण हैं। अब हम जरा इनका योग करके देखते हैं। अगर इनका योग 180 अंश आ जाता है तो हम इस बात में क्लियर हो जाना चाहिए हमें कि रेखा ए और रेखा बी परस्पर समांतर हैं। 110 अंश में अगर हम 70 अंश जोड़ते हैं तो इसका मान होता है 180 अंश। जी हाँ, और हमने यही कहा था कि जब एक सह अंतः कोणों का योग 180 अंश हो जाए तो फिर वे दो रेखाएं जिनको कोई तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वे परस्पर समांतर होते हैं। तो जी हाँ, ये रेखाएं परस्पर समांतर हैं। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी प्रश्न है। यहां पर दोनों सह अंतः कोण दिखाए गए हैं। यहां पर ये 100 अंश का, ये 70 अंश का है। अब हमें यह पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। तो आइए हम इनका योग करके देखते हैं। 100 अंश में अगर हम 70 अंश जोड़ते हैं तो हमें 170 अंश प्राप्त होता है। तो 180 अंश तो नहीं हो रहा है सह अंतः कोणों का योग। अगर 180 अंश नहीं हो रहा है तो फिर ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर नहीं होंगी। तो हम कह सकते हैं रेखा ए और बी परस्पर समांतर नहीं है। आइए फिर प्रश्न है, क्या ए पैरेलल टू बी? क्या ए समांतर बी है? क्या ये रेखा ए बी के समांतर है? अब यहां पर अगर हम गौर से देखेंगे तो यहां पर अब हमें एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, संगत कोण और सह अंतः कोणों में से हमें क्या कोण दिए हुए हैं? यहां पर हमें एकांतर अंतः कोण दिए गए हैं और हम देख रहे हैं कि एकांतर अंतः कोण परस्पर समान है। अगर एकांतर अंतः कोण परस्पर समान होते हैं तो फिर ये दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होंगी। फिर यहां पर देख लेते हैं। यहां पर एकांतर अंतः कोण ही दिए हुए हैं। यह कोण 80 अंश का है और यह कोण 60 अंश का है। अर्थात हम कह सकते हैं एकांतर अंतः कोण परस्पर समान नहीं है। जब ये समान नहीं है तो फिर रेखा ए और बी भी परस्पर समांतर नहीं है। यहां पर हमें दिया गया है कि रेखा ए और रेखा बी परस्पर समांतर है। हमें x का मान ज्ञात करने के लिए दिया है।
और आप देखें तो ये दोनों कोण एक तरह से सह अंतः कोण है। और हमने पढ़ा है जब ये समांतर हैं तो इसका मतलब निश्चित है कि इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और अगर हम x का मान ज्ञात करते हैं तो हम क्या करेंगे, 180 अंश में से 60 अंश घटाएंगे, जो हमें प्राप्त होगा 120 अंश, अर्थात x का मान 120 अंश होगा। तो आज हमने बच्चों चर्चा की आसन कोण क्या होते हैं, रैखिक युग्म क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, तिर्यक छेदी रेखा क्या होती है और तिर्यक छेदी रेखा के द्वारा निर्मित कोण जो होते हैं उनके क्या नाम होते हैं, उनके आपस में क्या संबंध होते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे कि हम किस तरह से दो रेखाओं के, अगर वे रेखाएं समांतर हैं और उन समांतर रेखाओं के बीच में एक या दो तिर्यक छेदी रेखा उन समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो हम उसमें से अज्ञात कोणों को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, या फिर पूरक कोण, संपूरक कोण या रैखिक युग्म, आसन कोणों से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।